हाय फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, 70वीं बीपीएससी मेंस एग्ज़ाम के लिए मैं आप लोगों के लिए जीएस 1 और जीएस 2 के साथ निबंध का मॉडल आंसर लेकर आ रहा हूं। और इसी कड़ी में आज जीएस 1 का दूसरा क्वेश्चन कराने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पटना कलम पे एक अच्छा सा मॉडल आंसर आपको करा दिया है, जो लॉन्ग में भी है और शॉर्ट में भी है। और मैं जितने भी प्रश्न कराऊँगा, उसको लॉन्ग में भी कराऊँगा और उसी प्रश्न को शॉर्ट में भी कराऊँगा। लॉन्ग जो आता है 38 नंबर का और शॉर्ट जो प्रश्न होता है वो 7 या 8 या 9 नंबर का लिखना होता है। तो मैं दोनों तरीके से कराऊँगा, लॉन्ग भी कराऊँगा और शॉर्ट भी कराऊँगा। तो चलिए आज हम लोग जो सेकंड प्रश्न करने जा रहे हैं इतिहास के अंतर्गत पाल कला, उसको देखने का प्रयास करते हैं। पाल कला की विशेषताओं का आलोचनात्मक व्याख्या करें। अब इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे? तो देखिए, इसका आंसर में आप सबसे पहले भूमिका बता देंगे, उसके बाद बॉडी पार्ट मतलब उसकी विशेषता बता देंगे, फिर इसकी थोड़ी बहुत आलोचना कर देंगे और लास्ट में आप निष्कर्ष लिख देंगे। इसका आंसर हो गया। तो चलिए इसको देखने का प्रयास करते हैं शुरू से लेके अंत तक। 8वीं से 12वीं शताब्दी के मध्य बिहार एवं बंगाल में एक ऐसी कला का विकास हुआ जिसे हम पाल कला के नाम से जानते हैं। इस समय इन क्षेत्रों पर पाल शासकों का शासन था, जो बौद्ध धर्म के संरक्षक थे। इसलिए इस कला में बौद्ध प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। दोस्तों देखिएगा कि पाल कला का जब विकास हुआ, उस समय देखिएगा बिहार एवं बंगाल में पाल शासकों का शासन था और वह बौद्ध धर्म को अधिक संरक्षण प्रदान किए हुए थे। इसीलिए इस कला पे अन्य धर्मों की अपेक्षा बौद्ध धर्म का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला में इस समय शानदार कृतियां बनी, मतलब बहुत अच्छे अच्छे, जिसके कारण यह कला भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। दोस्तों यह कला उस समय के कला के क्षेत्र में अपना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। आप देखिएगा कि यह कला अपने आप में एक अलग तरीके का कलाकृतियों को प्रस्तुत करती है। जब इतना आप बता देंगे भूमिका में, तो उसके बाद फिर आप इसकी विशेषताओं का पॉइंट वाइज वर्णन करेंगे। यदि आप ऐसे करेंगे तो फिर आपको काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त होंगे। चलिए देखने का प्रयास करते हैं पाल कला की विशेषता को। तो सबसे पहले हम मूर्ति कला को बताएंगे। अब देखिए, पाल कला की विशेषताओं को हम निम्न बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। पहला पॉइंट, मूर्ति कला। अब देखिए, पाल कला की मूर्तियां जो थी अधिकतर पत्थर, कांस्य और मिट्टी से बनाई जाती थी। ये मूर्तियां बौद्ध, हिंदू, जैन धर्म से जुड़ी होती थी। आप देखिएगा कि इन मूर्तियों में सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको बौद्ध धर्म का दिखेगा। हिंदू और जैन धर्म का भी प्रभाव था, लेकिन बौद्ध धर्म की अपेक्षा आपको कम देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट, बुद्ध, तारा, अवलोकितेश्वर, शिव, विष्णु और दुर्गा की सुंदर प्रतिमाएं बनाई गई थी उस समय। नेक्स्ट पॉइंट आप देंगे, मूर्तियों के चेहरे पर शांति, कोमलता और दिव्यता झलकती थी। अब देखिए, पाल कला के समय जो मूर्ति कला का मतलब निर्माण किया गया, मतलब जो मूर्तियों का निर्माण किया गया, देखिएगा कि उसमें अलंकरण बहुत ज़्यादा था और सजीवता ज़्यादा नजर आती थी। उस समय मूर्ति कला की एक विशेषता थी। आप देखिएगा कि मूर्तियों में जो सूक्ष्म भाव भंगिमाएं और एक बारीकी नक्काशी देखने को मिलता था उस समय। अब सेकंड पॉइंट हम लोग करेंगे स्थापत्य कला। अब देखिए, पाल कला के समय कई बौद्ध मठ, मंदिर और स्तूप बनाए गए। अब इसमें देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो था, इस युग के वास्तुकला का बेहतरीन उदाहरण है। इसके साथ आप देखिएगा कि एक सोमपुर महाविहार था, वो भी एक इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थापत्य कला का नमूना है। आप देखिएगा दीवारों और स्तंभों पर उत्कृष्ट नक्काशी की जाती थी। आप देखिएगा मंदिरों में नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण देखने को मिलता है। दोनों का मिश्रण पाल कला के
जो स्थापत्य कला है उसमें आपको देखने को मिलेगा। आप देखिएगा नागर शैली उस समय उत्तर भारत में प्रयोग किया जाता था, जबकि द्रविड़ शैली आप देखिएगा दक्षिण भारत में प्रयोग किया जाता था। और दोनों के सम्मिश्रण से एक नया शैली का उद्भव हुआ था जिसे हम वेसर शैली के नाम से जानते हैं। अब आपका स्थापत्य कला में इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया। अब देखिए चित्रकला को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक चीज़ आप स्थापत्य कला में आप देख लीजिए कि उस समय जो मतलब निर्माण होता था उसमें ईंट और पत्थरों का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता था और उस पे उत्कृष्ट तरीके का नक्काशी भी किया जाता था। चलिए अब चित्रकला को देखने का प्रयास करते हैं। देखिए चित्रकला में आप देखिएगा पाल चित्रकला का मुख्य रूप से तार पत्रों पर बनाई जाती थी जिसे पाल मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता था। इस शब्द को याद रखिएगा और एज इट इज लिखिएगा। इन चित्रों में बुद्ध और बोधिसत्व की सुंदर आकृतियां उकेरी जाती थी। आप देखिएगा कि नेपाल और तिब्बत की चित्रकला पर भी पाल चित्रकला का गहरा प्रभाव पड़ा था। इस तीनों पॉइंट को यदि आप लिखेंगे तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया। अब देखिएगा कि उस समय जो पाल चित्रकला थी, आप देखिएगा कि बौद्ध धर्म से बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और पाल चित्रकला पर अजंता शैली की छाप दिखती है। इस पॉइंट को भी आप चाहे तो आप लिख सकते थे। अब देखिएगा चित्रकला में जो रंगों का प्रयोग जो होता था वह बहुत ही संतुलित और सौम्य था। ठीक है ना। अब देखिएगा पाल चित्रकला को तिब्बती थंका चित्रकला की जननी भी माना जाता है। आप इस पॉइंट को भी यहाँ पे नोट डाउन कर सकते थे, लेकिन प्रश्न को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना है। 300 से 400 शब्दों के बीच में ही लिखना है, तो हमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट को ही यहाँ पे इंडिकेट करना है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग धातु कला पे बात करेंगे। अब देखिए धातु कला के बारे में, पाल कला में कांस्य और तांबे की मूर्तियां बनाने की परंपरा थी। इस चीज को आप ध्यान रखेंगे कि उस समय कांसे और तांबे की मूर्तियां ज्यादा बनती थी। इन मूर्तियों पर बारीकी बारीक नक्काशी और सुनहरे रंगों का इस्तेमाल किया जाता था। धातु कला का इम्पोर्टेंट पॉइंट में एक और पॉइंट को जोड़ दीजिएगा कि तारा अवलोकितेश्वर और बुद्ध की धातु मूर्तियां अत्यधिक प्रसिद्ध थी। इतना जब पॉइंट आप देंगे तो आपका धातु कला के बारे में महत्वपूर्ण विशेषता हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो पांचवा पॉइंट हम बताएंगे, अधिकांश आंसर में आपको देखने को ये पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला का लोग विशेषता बता देते हैं, बट अलग से इसकी विशेषता को नहीं बताते हैं। यदि आप इसको लिखेंगे तो काफ़ी अच्छा नंबर आपको प्राप्त होगा। देखिए विदेशी प्रभाव और विस्तार पाल कला की विशेषता, जैसे देखिए पाल कला नेपाल, तिब्बत और दक्षिण पूर्व एशिया तक फैली। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो पाल कला था विदेशों में भी फैली, मतलब इसका प्रभाव वहाँ भी देखने को हमें मिलता है। अब देखिएगा तिब्बत में बनी मूर्तियों और चित्रों पर पाल कला का स्पष्ट रूप से प्रभाव देखा जा सकता है। यदि इस पॉइंट को आप दिखाएंगे तो इसका एक बहुत ही आकर्षक प्रभाव पड़ेगा टीचर के ऊपर। इतना दिखाने के बाद जब आप विशेषता बता देंगे तो तब इसकी कुछ सीमाएं बताएंगे, मतलब इसकी कुछ आलोचना करेंगे 2-3 पॉइंट में। चलिए उसको देखने का प्रयास करते हैं। यद्यपि यह कला अपनी उत्कृष्टता और सौंदर्य के लिए जानी जाती थी, लेकिन इसकी कुछ सीमाएं भी थी जिसे हम निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत देख सकते हैं। मतलब निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर इसकी आलोचना की जा सकती है। अब देखिए पहला पॉइंट आप क्या देंगे? पहला पॉइंट आप देंगे मौलिकता की कमी। पाल कला में जो था ना वह मौलिकता की कमी था। जैसे पाल कला पर गुप्त कला का गहरा प्रभाव था। अगर कोई कला की अपनी मतलब मौलिकता नहीं है और किसी दूसरे कला का प्रभाव लेकर वह डेवलप हो रहा है तो उसमें ऑटोमेटिक मौलिकता की कमी हो जाती है। आप देखिएगा सेकेंड पॉइंट, इसमें नयापन कम था और कई मामलों में गुप्त शैली की नकल जैसी लगती थी। यह पाल कला की सीमाएं थी, इसको दिखाएंगे। सेकंड क्या दिखाएंगे? विविधता की कमी। अब विविधता की कमी क्या था? पाल कला की मुख्य रूप से मतलब पाल जो कला थी वह मुख्य रूप से बौद्ध धर्म पर केंद्रित थी। मतलब उस समय की जो कला थी मुख्य रूप से बौद्ध धर्म। यद्यपि अन्य धर्मों का भी प्रभाव था,
लेकिन पाल शासक यद्यपि बौद्ध धर्म से प्रभावित थे, तो बौद्ध धर्म का ही व्यापक रूप से प्रभाव इस कला पे देखने को मिलता है। हिंदू और जैन धर्म से जुड़ी कलाकृतियाँ बहुत ही कम मात्रा में प्राप्त होती है। बहुत जगह खुदाई हुआ या जगह-जगह जहाँ भी मिला, अधिकतर बौद्ध धर्म से प्रभावित आपको मूर्तियाँ मिलेगी। बट हिंदू और जैन धर्म से भी जुड़ी कलाकृतियाँ मिलती है, बट बहुत ही कम मात्रा में। यह इस कला की सीमाएँ थी। मतलब इतना करने के बाद जब आप बता देंगे, तब इसके बाद इसको कन्क्लूड करेंगे, मतलब इसका आप निष्कर्ष देंगे। हाँ, एक पॉइंट और आप बता दीजिए कि धार्मिक विषयों के अलावा अन्य सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को कम चित्रित किया गया, यह भी इसकी सीमाएँ थी। अब देखिएगा पाल कला में धार्मिक विषयों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता था, लेकिन अन्य जो सामाजिक और सांस्कृतिक जो पहलू थी, इसके संदर्भ में चित्रों का बहुत ही कम मिलता है, मतलब बहुत ही कम ध्यान दिया गया। यह पाल कला की एक महत्वपूर्ण मतलब सीमा थी। इस आधार पे मतलब इस कला का आलोचना की जाती है। जब इतना दिखा देंगे, तो उसके बाद इसको इसका निष्कर्ष दे देंगे और जैसे ही आप निष्कर्ष बता देंगे, इसका आंसर आपका पूरा हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष कैसे लिखेंगे आप? परंतु कुछ सीमाओं के बावजूद भी पाल कला भारतीय कला के स्वर्ण युगों में से एक था। इस कला में मूर्तिकला, स्थापत्य कला और चित्रकला ने विशेष पहचान बनाई। पाल शासकों के संरक्षण में नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थान बने, जो आज भी भारतीय सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। पाल कला न केवल भारत में बल्कि नेपाल और तिब्बत में भी लोकप्रिय हुई, जिससे यह भारतीय कला के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन गई। कहने का मतलब है कि कुछ सीमाएँ भले ही हैं, लेकिन पाल कला के समय ऐसे-ऐसे मतलब प्रतिष्ठित संस्थान बने और ऐसे-ऐसे कला का निर्माण हुआ, जो भारतीय कला के इतिहास में आज भी स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। इसलिए इस कला का महत्व भारतीय कला के इतिहास में आज भी अजर और अमर है और भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में बनी हुई है आज भी। इतना यदि आपने कर दिया, तो आपका यह 38 नंबर का क्वेश्चंस पूरा हो गया। मतलब आपका फुल क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन आपका हो गया। अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे। मतलब यदि यह प्रश्न 7 या 8 या 9 नंबर मतलब शॉर्ट में आ गया, तब हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखिए, पाल कला की विशेषता का वर्णन करें। लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में तो हमने देख लिया, अब इसको हम शॉर्ट फॉर्म में देखने का प्रयास करेंगे, मतलब 70 से लेके 100 शब्दों के बीच में। तो देखिए, इसकी भूमिका आप क्या बताएँगे? 8वीं से 12वीं सदी के मध्य बिहार एवं बंगाल में पाल कला का विकास हुआ, जिस पर उस समय के तत्कालीन धर्मों का व्यापक प्रभाव दिखता है। क्योंकि देखिए शॉर्ट क्वेश्चन है, तो इसकी भूमिका भी शॉर्ट ही होना चाहिए और विशेषता भी शॉर्ट होना चाहिए और निष्कर्ष भी शॉर्ट होना चाहिए। जब इतना बता देंगे, उसके बाद इसकी विशेषता को हम बताएंगे। अब देखिए विशेषता में आप क्या बताएंगे? स्थापत्य कला का विशेषता कम पॉइंट में बताना है। इस कला में अधिकांश सुंदर महाविहार विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुरी जैसे स्थापत्य का निर्माण हुआ। इनमें पत्थरों, लकड़ियों और ईंटों का इस्तेमाल होता था। बस इतना बताएंगे, स्थापत्य कला का विशेषता हो गया। मूर्ति कला सेकंड, इस समय मूर्तियों का निर्माण कांस्य और काले बेसाल्ट पत्थरों के प्रयोग के माध्यम से किया जाता था, जिसमें विशेष तरीके से अलंकरण किया जाता था। सेकंड मूर्ति कला का विशेषता हो गया। तीसरा चित्रकला, पाल चित्रकला में विभिन्न देवी देवताओं का चित्रण किया गया। इसकी शैली अजंता चित्रकला से मिलती है तथा इस पर तांत्रिक प्रभाव भी देखने को मिलता है। मतलब विशेषता में आपने स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला का थोड़ा थोड़ा पॉइंट आपने इंपॉर्टेंट वाला बता दिया। यह आपकी विशेषता हो गया। अब विशेषता बताने के बाद हम इसका निष्कर्ष 2 लाइन में बता देंगे कि इस प्रकार से पाल कला अपनी अद्भुत शैली के कारण भारतीय कला के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोस्तों, पाल चित्रकला का शॉर्ट फॉर्म में आंसर 70 से लेके और 90 या 100 शब्दों, ज़्यादा से ज़्यादा 100 शब्द, कम से कम 70 शब्द, इतना में आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि 8 या 9 नंबर के आते हैं, तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता है कि इसको आप 2 पेज में लिखेंगे। 2 पेज में लिखेंगे, आपके प्रश्न छूट जाएंगे। इसीलिए आप 1 पेज में ही इसको लिखने का प्रयास करिएगा। तो दोस्तों, हमने आपको इसी प्रश्न को लॉन्ग में भी करके दिखाया और शॉर्ट में भी करके दिखाया। आने वाले जीएस पेपर 2 को भी मैं उसी प्रश्न को लॉन्ग भी लिखूंगा और शॉर्ट भी लिखूंगा, मतलब प्रत्येक प्रश्न को।
तो आप इसको फॉलो करिए कैसे लिखा जा रहा है और कैसे इसको पॉइंट वाइज मतलब स्टेप बाय स्टेप इसको लिखने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आप सीख कर और खुद से भी लिखने का प्रयास करिए, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा नंबर आएँगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को देखिए और इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं शाम में सेकंड पेपर पॉलिटी का क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आप उसे भी देखने का प्रयास कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।